तब ध्रुव ने कहा, क्या हुआ है भाभी, आप ठीक तो है ना? तभी आस्था कहने लगी, जी ध्रुव जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। वो बोली, एक्चुअली हमारे कमरे में एक चूहा आ गया था और हम उससे इतना ज्यादा डर गए कि हम आपको क्या बताएं, इसलिए हम दौड़कर सीधा यहाँ आ गए। अब जैसे ही आस्था ने अपने भोलेपन में अरमान की जगह चूहे का नाम लिया, अब तो अरमान के अंदर खून बुरी तरह से उबलने लगा था। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और वह मन ही मन में सोचने लगा कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे चूहा बोलने की। दादाजी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगे, आस्था बेटी, अगर तुम्हारे कमरे में कोई चूहा था तो अरमान से बता देती, अरमान उसे भगा देता, तुम्हें इतना डरने की क्या जरूरत थी। और फिर वो आहान को देखकर कहने लगे, आहान बेटा, जाओ रूम जाकर देखकर आओ किस चूहे की हिम्मत हो गई हमारी बेटी को इतना परेशान करने की, जिससे हमारी बेटी इतना ज्यादा डर गई। ऐसा कहकर दादाजी ने आस्था के सर पर हाथ रखकर उसे बेटर फील कराने की कोशिश करने लगे। फिर अचानक दादाजी की नजर आस्था के कपड़ों पर गई। वो कहने लगे, बेटा, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ है? तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? आस्था अचानक से दादाजी के पूछे गए सवाल से घबरा गई और उसने चोर नजरों से अरमान की ओर देखा, जो कि अपनी आंखों में आग लिए आस्था को ही घूर रहा था। फिर आस्था ने जल्दी से कहा, दादाजी, वो जब हम बाथरूम में थे, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे। गलती से अचानक से हमारा हाथ शावर के ऊपर चल गया और उससे हमारे सारे कपड़े भीग गए। हम बस चेंज करने ही जा रहे थे, लेकिन तभी अरमान जी ने बताया कि आप आ गए हैं, तो इसीलिए हम सबसे पहले आपसे मिलने के लिए आ गए। अब जैसे ही आस्था ने बड़े ही चालाकी से ये कहा, तब तो अरमान की तो आंखें और भी ज्यादा हैरानी से फैल गईं और वो मन ही मन कहने लगा, कितनी सफाई से ये लड़की झूठ बोलती है, कितनी बड़ी जालसाज और धोखेबाज है ये लड़की। ये सोचते हुए अरमान को आस्था से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। तभी दादाजी कहने लगे, अच्छा चलो बच्चों, तुम जाओ और आराम करो और कल सुबह मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है, तो इसीलिए आप सब जाइए, अभी आराम कीजिए। ऐसा कहकर दादाजी आस्था और अरमान को उनके कमरे में जाने के लिए कहने लगे। अब आस्था काफी हद तक परेशान हो गई, क्योंकि उसे अरमान के साथ उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगी और आपस में अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी। तभी वो चारों के चारों बड़े हैरानी से आस्था की ओर देख रहे थे और एक दूसरे की आंखों में देखकर बातें करने लगे। सुमित आकाश से कहता है, लगता है भाभी को अरमान भाई के साथ कमरे में जाने में डर लग रहा है। फिर आकाश कहने लगा, भाई क्यों नहीं डर लगेगा? भाभी तो फिर भी आज ही आई है, हम तो कई सालों से अरमान भाई को देखते आए हैं। आज तक हमारी हिम्मत नहीं होती उनके कमरे में जाने की, तो फिर भी बेचारी मासूम सी इनोसेंट सी भाभी को भला इनसे डर तो लगेगा ही। तब आहान ध्रुव से कहता है, यार मुझे तो भाभी को देखकर सच में बहुत तरस आ रहा है, कितनी प्यारी सी है ये, मैं नहीं चाहता कि अरमान भाई उन्हें बिल्कुल भी दुख दें। तभी ध्रुव कहने लगा, जो इस वक्त तेरे मन में बात है उसे अपने मन में ही रख। वो देख, अभी थोड़ी देर पहले आकाश और सुमित ने भाभी की मदद करने की कोशिश की थी, पर बदले में उन्हें अरमान भाई की आंखों से निकलती हुई आग का सामना करना पड़ रहा है। भले ही दादाजी की वजह से अरमान ने किसी को कुछ नहीं कहा, वरना अब तक तो वो गोली चला ही देता। पता है ना तुम्हें उसके मिजाज के बारे में। तभी वह चारों एकदम से खड़े होकर खुसर फुसर करने लगे। वहीं अरमान उन चारों को इस तरह से कनाफूसी करते हुए देखकर चौंक गया और बारी बारी से चारों को गुस्से से घूरने लगा और चारों आंखों ही आंखों में अरमान की ओर देखकर कहने लगे कि हमने क्या किया है, ये हमें क्यों इस तरह से घूर रहे हैं। उसके बाद जब दादाजी अरमान और आस्था को जाने के लिए कहने लगे थे, अब तो आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो बेचारगी से बारी बारी सबकी ओर देखते हुए अरमान के पीछे पीछे जाने लगी। अरमान आगे आगे चल रहा था, लेकिन आस्था की निगाह तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कभी दादाजी पर जा रही थी, तो कभी आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव पर जा रही थी। उस वक्त उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो सबसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि मुझे बचा लो, मुझे इस मॉन्स्टर के साथ अकेले मत भेजो। आस्था धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही थी, लेकिन देख पीछे रही थी।
इसी बीच अरमान सीढ़ी पर चढ़ने से पहले बीच में रुक गया। वहीं आस्था, जो कि उसके ठीक पीछे पीछे थी, अचानक से वो अरमान की पीठ से टकरा गई और जोरों से जमीन पर गिर पड़ी। आस्था को ऐसा लगा मानो कि कोई बहुत बड़ी दीवार उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो, उसमें उसका सर फूट गया हो। जब हम सोते हुए रात में चारपाई से नीचे गिर गए थे, तब भी नहीं दुखा था जितना तेज दर्द अभी हुआ। ये सब सोचते हुए आस्था अपना सर सहलाने लगी। तभी अरमान गुस्से से पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि ध्रुव और आहान ने आस्था के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ है और उसे उठाने में मदद कर रहे हैं। अब तो अरमान को गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था और वो गुस्से से आस्था की ओर देखने लगा। लेकिन आस्था का ध्यान उस वक्त अरमान पर नहीं, उसका ध्यान तो उस वक्त ध्रुव पर था। आस्था ध्रुव की मन में बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। एक तरह से वो ध्रुव की काफी बड़ी फैन थी, क्योंकि ध्रुव मेडिकल लाइन का वो चेहरा था जिससे मिलने का सभी लोग सपना देखा करते थे और आस्था भी उनमें से एक थी। तभी ध्रुव ने आस्था से कहा, भाभी आप ठीक तो है ना? आस्था ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, जी जी ध्रुव जी, हम ठीक हैं। तभी आकाश आस्था से कहने लगा, भाभी लेकिन आप गिरी कैसे गई? फिर आस्था कहने लगी, वो आकाश भैया, हम तो बस ऊपर ही जा रहे थे कि लेकिन अचानक से पता नहीं यहाँ इतनी मजबूत दीवार कहाँ से आ गई कि हमारा सर बहुत जोरों से उसमें लग गया। हमें लगता है कि ये दीवार जरूर अंबुजा सीमेंट से ही बनी होगी, तभी तो इतनी मजबूत दीवार है। अभी तक हमारा सर चकरा रहा है और हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ बीच रास्ते में दीवार कहाँ से आ गई। ऐसा कहकर जैसे ही आस्था अपने सामने देखने लगी और उसने अपने सामने अरमान को पाया, तो उसकी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे हो गई थी और वहीं वो चारों आस्था की बातों का मतलब समझते हुए जोरों से हंस पड़े, क्योंकि दरअसल में आस्था को तो ये लगा था कि वह शायद पीछे देखकर चल रही थी, इसलिए वो दीवार से टकरा गई। लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि वह दीवार से नहीं टकराई थी, बल्कि वो अरमान सिंघानिया की पीठ से टकराई थी। अब तुरंत ही चुप होकर सर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। वहीं उन चारों ने जैसे ही अरमान की ओर देखा और अरमान की आंखों में देखते ही वह चारों भी डर गए और उन्होंने भी जल्दी से अपने सर झुकाकर खड़े हो गए। अब तक दादाजी भी वहां गए थे और कहने लगे, अरे बेटा आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? तब आस्था ने कह दिया, नहीं नहीं दादाजी, हम बिल्कुल ठीक हैं। तब दादाजी अरमान को डांटते हुए कहने लगे, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तेरी वजह से बहू को चोट लगी गई, ऐसे आगे पीछे कैसे जा रहे हो तुम लोग? एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी तो जा सकते हो ना। हाँ चलो हाथ पकड़ो एक दूसरे का, उसके बाद यहाँ से जाओ। अरमान दादाजी की बात सुनकर गुस्से से उन्हें घूरने लगा, मानो कि वो आंखों ही आंखों में कहना चाह रहा हो कि आप अपनी बीमारी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन दादाजी ने एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखा, वरना उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अरमान को कुछ कह सकें। तभी दादाजी उन चारों को देखकर कहने लगे, अब तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को सोने नहीं जाना है? तभी आकाश और सुमित कहने लगे, दादाजी मेरी तो कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो इसलिए मैं तो आज अपने विला में ही जाऊंगा। वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है, मैं बस निकल रहा हूँ। तभी ध्रुव ने भी कह दिया कि मुझे भी जाना होगा, लेकिन हाँ हम लोग सुबह पक्का नाश्ता करने के लिए यहाँ आ जाएंगे और वैसे भी हम सब भाभी के हाथ के आलू के पराठे मिस नहीं करना चाहते हैं। तब ध्रुव आस्था की ओर देखकर पूछने लगा, भाभी कल भी क्या आलू के पराठे मिलेंगे ना? आस्था मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी जरूर, हम जल्दी आलू के पराठे बना देंगे, आप सब लोग प्लीज टाइम से आ जाइएगा। ऐसा कहकर आस्था मुस्कुरा दी। वहीं अब अरमान ने दादाजी की ओर देखते हुए तुरंत आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया। आस्था को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आस्था अभी भी ध्रुव से और बातें करना चाहती थी, लेकिन तब तक अरमान उसे लगभग घसीटता हुआ अपने साथ सीढ़ी से ऊपर कमरे में लेकर जाने लगा और जल्दी ही कमरे में जाकर उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। और वो चारों के चारों हैरानी से मुंह खोले हुए उन दोनों को जाते हुए देखते रहे थे। आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए दोस्तों ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी, ओनली ऑन पॉकेट FM पर।
आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज जरूर बताइए और रिव्यू रेटिंग भी दें प्लीज।